नमस्कार। आज चीफ की दावत की भाषा, बोली और लोक गीतों पर बात करूंगी। भीष्म साहनी की कहानी बहुत कुछ कहती है। पंजाब की परंपराएं, दस्तकारी, फुलकारी, गीत, कलाएं, संस्कृति, बोली, व्यवहार, समाज तो समझ में आता ही है, पर लोक कला, लोक गीत और लोक परंपराएं हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं और आज के युग में मानव जीवन के लिए कितनी ज़रूरी हैं, हमारे विकास के लिए कितनी ज़रूरी हैं, यह भी हमें जानने को मिलता है। साथियों, मनुष्य ने प्राचीन आदिम मानव से विकसित होते होते सभ्य होने की प्रक्रिया में जिन मूल्यों को अब तक सहेज कर रखा है वे यही कलाएं हैं। संस्कृति की ये संस्कार हैं। क्या हैं ये लोक कलाएं हमारी सभ्यता, हमारे क्षेत्र विशेष की समस्त अस्मिता और विकास को उजागर करती हैं। ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण चेतना को जीवंत करती हैं। साथियों, चीफ की दावत भीष्म साहनी की एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कहानी है, लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी में एक स्थान विशेष के लोकगीत, वहाँ की दस्तकारी, फुलकारी, वहाँ की लोक कला, वहाँ का परिवेश और निवासियों के क्रमिक विकास व सभ्यता की पहचान मिलती है, दिखती है। इस कहानी के माध्यम से पंजाब की सभ्यता को और वहाँ के लोगों में, बीते हुए लोगों में, बुज़ुर्गों में जो संस्कार है वह भी दिखता है श्यामनाथ की माँ के ज़रिए। तो आज हम चीफ की दावत के शिल्प, शैली और भाषा पर बात करते हुए इन लोक कलाओं पर, इन लोक गीतों पर बात न करें, ऐसा हो नहीं सकता। पंजाब प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रतिष्ठित है। यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, बोली भाषा, रीति रिवाज, लोक गीत, लोक कलाएं, दस्तकारी, फुलकारी, ये केवल पंजाब को नहीं, पूरे भारतवर्ष को जीवंत और कलात्मक बनाते हैं और सारी दुनिया में ये प्रसिद्ध है। भीष्म साहनी की कहानियों में, ज़्यादातर कहानियों में, केवल ये चीफ की दावत की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी कहानियों में पंजाबी परिवेश उभर कर सामने आता है, बड़ी प्रबलता से दिखाई देता है। भीष्म साहनी की कहानियों में मानवीय संवेदनाएं भी हैं, परिवेश भी है और वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति का जीवंत दस्तावेज आपको देखने को मिलेगा। चीफ की दावत कहानी उनकी इसलिए भी प्रसिद्धि पाती है कि इस कहानी का कथ्य तो मूल रूप से एक माँ के निश्चल त्याग, माँ की यातना और वेदना और पुत्र के मोह में उसके भविष्य के लिए शुभ चिंता और पुत्र के लगातार स्वार्थी होते जाने पर केंद्रित है। पर इस कथ्य में या कहें कि श्यामनाथ के उन्नति में, पदोन्नति में पंजाब की दस्तकारी और फुलकारी महत्वपूर्ण क्या जरिया बनती है। ठीक, तो पंजाब की सबसे प्रसिद्ध दस्तकारी में फुलकारी मानी जाती है, जिसे साड़ी के पल्लू में, जिसे चुन्नी में, दुपट्टे में हाथ से महिलाएं पूरे प्रेम के साथ, पूरी जीवंतता के साथ फूल निकालती थी, रेशम के तागों से फूल निकालती थी, उसे फुलकारी कहते थे। फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई है। इसके अंतर्गत कपड़े पर मूल रूप से फूल, बूटे, पत्तियाँ, इनको काढ़ा जाता है, सजाया जाता है। ये कला दरअसल ईरान से आई, पर उनके यहाँ ये गुलकारी कहा जाता था, जिसका मतलब लगभग यही होता था, गुल माने फूल, अपने यहाँ इसे फूल कहा जाता है। तो ये फुलकारी प्रमुख रूप से रेशम के धागों का प्रयोग करके, रेशम के धागों से कपड़ों पर महीन महीन फूलों का डिज़ाइन बनाया जाता था
और ये बारीक व कलात्मक डिज़ाइन सूट, दुपट्टे, चुन्नी, साड़ी के पल्लू, इन सब पर ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आकृतियों में बनाई जाती थी। फुलकारी केवल कपड़ों पर ही नहीं, बैग, जूतों और भी चादर, इन सब पर भी इसे दिखाया जाता था। तो चीफ की दावत कहानी में बेटा श्यामनाथ जो माँ को एक छुपाने वाला सामान, एक समस्या, एक बोझ मानता है, जिसे सोचता है कि माँ निरक्षर है, अशिक्षित है, तो अब इस आधुनिक समाज के रहन सहन में मिसफिट है। हाँ, माँ संकोच का विषय है, जैसे ग्लानि का विषय है, शर्म का विषय है कि कोई बाहर के लोग आएँ और पढ़े लिखे लोग आएँ, मित्र संबंधी आएँ, और मित्र संबंधी तो छोड़ दीजिए, बॉस, चीफ की दावत में कहीं माँ की वजह से शर्म ना मिल जाए, है ना, अपमान न मिल जाए। माँ के कपड़े सीधे साधारण हैं, माँ बूढ़ी हो चुकी है और अपनी सांसों पर उसका कंट्रोल नहीं है, वो खर्राटे भरती है। माँ के उठने बैठने का तरीका बड़ा सीधा और साधारण है। उस तहजीब से, आधुनिक तहजीब से, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं, माँ परिचित नहीं है। ये तरीके माँ नहीं जानती, शो ऑफ माँ नहीं जानती, और श्यामनाथ को इन सब चीज़ों से चिढ़ है। घर में उसने अपने अमेरिकन चीफ को दावत दी। क्यों दी? अपने पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन की इच्छा, लालसा, बदले में कुछ पाए, इसके लिए चीफ को दावत दी। सारा इंतज़ाम आधुनिक तरीके से किया गया, जैसा चीफ को पसंद आए उस तरीके से घर को सजाया गया। माँ तो परंपरा का हिस्सा है, तो माँ समस्या है। माँ की परंपरागत आदतें, व्यवहार, आचरण, रहन सहन, खान पान, पहनावा परंपरागत है, तो माँ समस्या है। माँ को कई प्रकार की हिदायतें दी जाती हैं, श्यामनाथ की पत्नी भी देती है और श्यामनाथ भी। बार बार उसे छुपाने का यत्न किया जाता है, और साथियों श्यामनाथ को और उसकी पत्नी को बार बार लगता है कि कहीं चीफ का माँ से आमना सामना ना हो जाए, वरना शर्मिंदगी हासिल होगी। और आप देखें कि औचक ही, बिना चाहे, किसी के बिना चाहे, अचानक ही माँ का सामना चीफ से हो जाता है। माँ शर्मिंदगी साबित नहीं होती साथियों, माँ का सामना होता है क्योंकि श्यामनाथ तो पाश्चात्य रंगों में ढला हुआ है, लेकिन है तो भारतीय, शुद्ध रूप से भारतीय है, मन से भारतीय है, और ग्रामीण चीज़ों, ग्रामीण परिवेश और परंपराओं से आकर्षित भी है। तो चीफ अमेरिकन होकर के भी भारतीय संस्कृति को, लोक कलाओं को, लोकगीतों को बेहिसाब चाहता है, मुरीद है वह लोक कलाओं और लोकगीतों का। तो श्यामनाथ से पंजाब की दस्तकारी के बारे में पूछता है। श्यामनाथ को तो इतना कहाँ पता है फुलकारी और दस्तकारी के बारे में, लेकिन जो माँ अब तक छिपाई जा रही थी पूरे आयोजन में, चीफ की दावत में, उसी माँ को पूरी बैठक में केंद्र में लाकर रखा जाता है, क्योंकि फुलकारी की वजह कौन है? माँ है। चीफ फुलकारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, दस्तकारी में उसकी रुचि है, फुलकारी नाम कैसे पड़ा, पंजाबी कढ़ाई कैसे महत्वपूर्ण है। वह माँ जो एक बोझ थी, एकाएक वही अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आप समझ रहे हैं? अब वही विषय वस्तु बन गई है, वही केंद्रीय विषय बन गई। अब एकाएक वो महत्वपूर्ण हो जाती है। माँ और माँ की फुलकारी महत्वपूर्ण हो जाती है, माँ का लोकगीत महत्वपूर्ण हो जाता है, और माँ एक कलाकार के रूप में, अब वो सामान नहीं रही, फालतू सामान जिसे छुपाया जा रहा था अब तक, एक कलाकार के रूप में पूरी बैठक में चर्चा का विषय है। ठीक, जिसके माध्यम से अब श्यामनाथ को ये उम्मीद जगी है कि अब तरक्की होगी तो इस फुलकारी के कारण, और बस माँ किसी तरह चीफ को प्रसन्न कर दे और मेरी तरक्की निश्चित है। माँ फुलकारी बनाकर दे देगी और बेटी की पदोन्नति हो जाएगी। चीफ पूछता है फुलकारी क्या? तो श्यामनाथ तो क्या जाने, मतलब क्या समझाने की असफल चेष्टा करता है। पर माँ कोई पुरानी फुलकारी घर में रखी हो तो दो, दिखाओ। माँ चुपचाप अंदर जाती है और पुरानी फुलकारी उठा लाती है। बड़ी रुचि से, बड़े उत्साह से, बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल से चीफ फुलकारी को देखता है। उसकी धागों को कहाँ जोड़ है रेशम के तागों में, ये ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं भी कोई दोष दिखाई नहीं देता।
साथियों, यहाँ यह व्यंजना बड़ा उल्लेखनीय है कि भारतीय भले ही अपनी लोक कलाओं को विस्मृत कर चुके हों, पर विदेशों में बसने वाले चीफ आज भी फुलकारी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। फुलकारी इस कहानी में लोक दस्तकारी या लोक गीत या लोक कलाओं का प्रतीकात्मक रूप है। यह प्रतीकात्मक रूप माँ की ममता और बेटे के स्वार्थ को दिखाने के लिए भीष्म साहनी लाते हैं। चीफ के जाने के बाद श्यामनाथ माँ के पास पहुँचता है और माँ की उपेक्षा से आहत होता है कि क्यों तुमने ऐसा कहा, कि अब ऐसा कहाँ बना पाऊँगी, अब आँखों में वो ताकत नहीं है। वो माँ घुटन में होती है और माँ कहती है मुझे हरिद्वार भेज दे, मैंने बस खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी, जो थोड़े दिन मेरे जिंदगानी के हैं भगवान का नाम लूँगी, तो मुझे हरिद्वार भेज दे। श्यामनाथ यहाँ भी स्वार्थी उठता है। आप इस भीष्म साहनी की शैली को देखें, स्टाइल, भाषा को देखें। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इरादा कर लिया है मैंने, अब मैं वादा और इरादा पूरा नहीं करूँगा। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और किसी से बनवा लो, या बनी बनाई अब तो बाज़ारों में मिलती है, अब तो चीज़ें मिलने लगी हैं, खरीद लो। माँ तो मुझे धोखा दे के चली जाओगी। धोखा? भला कौन किसे धोखा दे रहा है? किसका जिम्मा है उसकी सुरक्षा और संरक्षण का? माँ का, इस बुजुर्ग देह का, इस मन का जो बार बार घुटन में है। मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? माएँ बनता काम नहीं बिगाड़ती, माएँ काम बना देती हैं। जैसे माँ को छुपाया जा रहा था, पर वही माँ काम आई। चीफ को और सारी प्रदर्शित की हुई वस्तुएं पसंद नहीं आई, माँ पसंद आई। माँ का भोलापन, सरल निश्चल व्यवहार पसंद आया, माँ के लोकगीत पसंद आए, माँ की लोक कला, दस्तकारी, फुलकारी पसंद आई। तो माँ बनता काम बिगाड़ेगी? जानती हो ना कि साहब खुश होगा और मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो जाती है। ऐसे तानों से, ऐसी व्यंग्य से, बेटे की ऐसी कलेजा काट देने वाले वाक्य से माँ चुप्पी लगा लेती है। बेटे का मुंह ताकती रह जाती है। तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तुझे तरक्की दे देगा? क्या उसने ऐसा कुछ कहा है? मतलब माँ जिस यातना और जिस पीड़ा से गुज़र रही है, जिस घुटन से गुज़र रही है, उस पल के लिए बेटे की इस बात पर भुला देती है अपनी यातना और पीड़ा, और क्या उम्मीद करती है कि अच्छा तेरी तरक्की होगी, साहब ने ऐसा वादा तुझे किया है, साहब तुझसे खुश हो जाएंगे, तेरी पदोन्नति होगी। तो माँ के लिए फोकस्ड हाईलाइटेड बात क्या है कि बेटे की तरक्की होगी। उसके भविष्य की शुभ कामना के लिए माँ फिर जुट जाती है। साथियों, चीफ की दावत कहानी में 2 पंजाबी लोकगीत भी आए हैं। एक टप्पा है और जो विवाह के समय गाया जाता है। एक विवाह के अवसर पर ऐसे लोकगीत टप्पा गाए जाते हैं, लय में, सुर ताल में, जो 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। ये कुछ 1.5-2 पंक्ति की रचना होती है। तो एक टप्पा है जो माँ गाती है। साहब बड़े खुश नज़र आते हैं सुनकर। मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तुम्हारी माँ तो गीत और नाच जानती होगी। माँ शर्मा जाती है, इस उम्र में माँ सकुचा जाती है। आप क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? माँ मेहमान का कहा कोई टालता है। बेटा एकाएक माँ बेटे के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। आप देखें कहानी में दोगली मानसिकता, श्यामनाथ का दोगला व्यवहार आप देखें कि माँ को ही अब वो केंद्रीय विषय वस्तु मान रहा है और साहब के सामने ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे वह माँ को कितना जानता और समझता है। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया से टप्पे सुना दो। और 2 पत्तर अनारा दे टप्पा शैली में गाया माँ एक लोकगीत सुना देती है, एक सुहाग गीत सुना देती है। विवाह के अवसर पर स्त्रियां प्रायः सुहाग गीत गाती हैं कि वधू को मायके से दूर जाने की पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, नए जीवन को लेकर हंसी ठिठोली हो रही है। तो भारतीय संस्कारों में ये सुहाग गीत, ये विवाह पर गाए जाने वाला गीत, नए जोड़े का गीत, टप्पा, सोहर, ये सब गीत संस्कारों का अहम हिस्सा है। लोक संस्कार, लोकाचार, लोक व्यवहार, लोक कला।
तो इस कहानी में भी माँ एक पंजाबी सुहाग गीत गा देती है, उसकी कुछ पंक्तियाँ गा देती है। माँ बड़ी शर्माई सकुचाई सी सुनाती है ये सब कुछ, और चीफ प्रसन्न हो जाता है। माँ की आवाज़ अब दुर्बल है, कमज़ोर है, बैठ जाती है, बहुत कमज़ोर और काँपती हुई आवाज़ में एक विवाह का गीत गाने लगती है। हरिया नी माई हरिया नी भैणे, हरिया ते भागी भरिया है। और चीफ की दावत में यही लोकगीत, यही लोक कला महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका मूल स्वर बन जाता है कि देखिए कैसे आधुनिक शिक्षित पीढ़ी इतनी स्वार्थपरक हो चुकी है कि अपने लोभ और लालच के लिए वो पल पल रंग बदलती है, पूरे परिवेश में भीष्म साहनी से बुनते हैं। नेपथ्य में चल रहा होता है ये पंजाबी लोक कला लोकगीत, जो साहनी जी को भी, भीष्म साहनी जी को भी बहुत प्रिय है। पर कथ्य में इस नए मध्यम वर्ग का दोगला व्यवहार, असभ्य व्यवहार और अपने माता पिता, वृद्धों की दुर्दशा, माता पिता को अवांछित मानना, बोझ मानना, इन सभी बिंदुओं पर मूल स्वर में दरअसल बात की गई है। तो अब शामनाथ के चरित्र पर, क्योंकि इस कहानी का प्रमुख चरित्र है, फिर किसी दिन बात करूँगी। शुक्रिया।